हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब तक हम जो है मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं और हमने काफी चैप्टर जो है एफएम के फिनिश कर लिए हैं। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कर चुके हैं, कैपिटल बस्टिंग भी हम कर चुके हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम कर चुके हैं। जिन चैप्टर पे यहाँ पे सर्कल लग रहा है ब्लू पेन से, वो सभी चैप्टर हम लोग सक्सेसफुली आसानी से कंप्लीट कर चुके हैं। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने करे हैं और सारे थ्योरी भी हमने अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अभी हमारा लास्ट लेक्चर था, तो उसमें फिनिश हो गया था। वो ये लास्ट चैप्टर था जो हमने किया था। उसके बाद हमने मैनेजमेंट ऑफ कैश भी कर चुके हैं, हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम कौन सा नया चैप्टर ले और नया शुरू करें चैप्टर। तो गाइज मेरे हिसाब से तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल लेसन लेना ज्यादा सही रहेगा। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल लेसन लेते हैं तो इससे हमारी यूनिट 5 है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो चैप्टर है गाइज, ये थोड़ा बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत जल्दी निपट जाएगा। दूसरी बात है, ये कोई नया चैप्टर तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये एक एक्सटेंशन ही है किसकी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। ठीक है, कोई न्यू चैप्टर तो नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है वर्किंग कैपिटल को ही, तो उससे की एक्सटेंशन है ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स क्या होता है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स क्या होता है, और वैसे ही जैसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर की से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। वर्किंग कैपिटल कर चुके हैं तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे, हमेशा की तरह जैसे मैं हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको देती हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स क्या होता है। देखो, अभी हमने जब वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि हम टाइम पीरियड अलाउ करते हैं, क्रेडिटर्स को इतना करते हैं, डेटर को इतना करते हैं, इस तरीके से था। तो वर्किंग कैपिटल तो था कि हम इतना इतना टाइम पीरियड अलाउ करते हैं, फिर इतना इतना हमें होता है, वो था। बट यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में इस तरीके से गिवन है कि हम टाइम पीरियड कितना अलाउ करें। ठीक है, कम करे ज्यादा करे, कौन सी ऐसी एक स्ट्रिक्ट पोजीशन हमारी जिसपे हम उस पर टिक जाए कि इतना ही हम टाइम पीरियड अलाउ करेंगे, इसके ज्यादा ये कम नहीं करेंगे। ठीक है, हम उस मेन सेगमेंट पे यहाँ फोकस करने वाले हैं कि हमें कितना टाइम पीरियड अलाउ करना है चाहिए डेटर्स को। तो गाइस सबसे पहले तो टाइम पीरियड की बात छोड़ो, पहले हम ये बताते हैं कि रिसीवेबल्स क्यों करें हम, मतलब डेटर्स क्यों बनाए। डेटर्स मीन्स रिसीवेबल्स। ठीक है, क्या हम बिना डेटर्स के बिजनेस नहीं चला सकते हैं क्या। डेटर्स कब बनता है, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो क्रेडिट सेल क्यों करें, हम डायरेक्ट कैश में सेल करते हैं और हमारी डाटा नहीं होगी तो विदाउट डाटा भी वी कैन मैनेज द बिजनेस, हम बिजनेस अपना चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, हर एक बिजनेस ना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल ज्यादा करना पड़ता है। जो ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की जो चाह है, ये हमसे ज्यादा से ज्यादा सेल करवाती है। ज्यादा से ज्यादा सेल करवाने की वजह से हमें जो सेल इंक्रीज करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उधार बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उधार बेचने को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल। तो हम जब क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे वही डेटर बन जाते हैं। समझ गए आप लोग। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये पहली बात होगी। दूसरी बात है, प्रॉफिट कमाने की चाह हमसे क्या करवाती है, ज्यादा से ज्यादा सेल करवाती है। और जब हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना पड़ता है तो हम क्रेडिट सेल करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा जो है प्रॉफिट बढ़े। क्रेडिट सेल करने से हमारा सेल बढ़ता है, जब सेल बढ़ता है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अपना बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही हमसे क्या करवाता है, सेल करवाता है, क्रेडिट सेल करवाता है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। देखो अब इस बात को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि क्रेडिट सेल करने से जरूरी थोड़ा है कि प्रॉफिट बढ़ेगा, ये हमें फायदा होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। देखो क्रेडिट सेल करने से हाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, फायदा होता है, इस बात को आपको मानना है। क्यों, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम कैश सेल करते हैं केवल, तो नहीं, हमारा बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकता। क्रेडिट सेल करने से क्या होगा, हमारी सेल बढ़ती है। अगर कोई पर्सन है आपकी दुकान पे सामान लेने आता है और उसको वो सामान महंगा लगता है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं आप आधे पैसे दे दीजिए, बाकी के पैसे बाद में दे दीजिए। इस तरीके से करेंगे, इंस्टॉलमेंट करेंगे, आजकल जैसा होता है ईएमआई बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, उन लोगों की सेल बढ़ती है। जो कस्टमर के पास पैसे नहीं होते या कम पैसे होते या इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हम उसको भी अपनी ओर खींच लेते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसे बेच देते हैं। ठीक है, ये होता है मेन मोटिव। ओके, तो इसमें हमें ये देखना होता है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये देखना है कि हम जो रिसीवेबल्स को कितना टाइम पीरियड दें कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी
या देर से देर रिकवर हो, मतलब हमें पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर करना है, कम से कम रिकवर करना है, कितना क्रेडिट पॉलिसी हम कितने डेज उनको दे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा रिसीवर्स रखेंगे। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, जरूरी नहीं होता अगर हम जो है अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो हर बार ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। कभी क्या होता है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें नुकसान भी कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ हमें फायदा भी होता है। जैसे कि नुकसान किस चीज का हो सकता है, जैसे बैड डेट्स, सबसे पहला नुकसान, पैसा लेके भाग जाए, बैड डेट्स हो सकता है, पैसा डूब जाएगा। ठीक है, और भी हमारे बहुत खर्चे होते हैं। ये सब मैंने आपको थ्योरी में शायद करवा भी रखा है, जब मैंने आपको मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स की थ्योरी समझाई थी कुछ, तो मैंने आपको कराया था। आई थिंक ये कॉस्ट बेनिफिट एसोसिएटेड कुछ इस तरीके से टॉपिक था, उसमें हमने करा हुआ है। अगर आप लोगों ने मिस किया तो आप थ्योरी सीरीज में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे खर्चे भी कुछ बढ़ते हैं, जैसे कि बैड डेट्स नुकसान होता है। ठीक है, और हमारे खर्चे भी बढ़ता है, जैसे कि हमारा खर्चा बढ़ता है कि जैसे अकाउंटिंग का खर्चा बढ़ सकता है। अकाउंटिंग का खर्चा बढ़ जाता है, अगर एक पर्सन माल लेके जाएगा कैश में तो एक एंट्री होगी, अगर वो उधार लेके जाएगा और फिर पैसे धीरे धीरे देगा तो 10-20 एंट्री हो जाएगी, तो अकाउंटेंट बढ़ जाते हैं, वो खर्चा बढ़ता है। कुछ ना कुछ हमें स्टाफ लगाना पड़ता है, वो खर्चा बढ़ता है। दूसरी बात ये है, जरूरी नहीं होता कि कोई कस्टमर हमसे माल क्रेडिट पे लेके गया है और टाइम पीरियड आने पे पैसे खुद ही दे देगा, ऐसा नहीं होता। हमें 2 आदमी उसके पीछे लगाने पड़ता है, तगाजा करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारे पैसे निकालता है वो। तो ये सब हमारा खर्चा भी होता है। इतना सब खर्चा होते हुए तब जाके हमें कुछ प्रॉफिट होता है। तो आप समझ रहे हो, जो ये खर्चा हो रहा है इतना सा, वो प्रॉफिट हो रहा है, उसके कंपेयर में देखता है कि खर्चा अगर ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट लग रहा है कि नहीं भाई उतने की उतने लेवल पे ही है, हम कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम क्रेडिट सेल क्यों करेंगे। और हमें लगता है कि नहीं, हमारे जो खर्चे हैं वो कम है और जो प्रॉफिट बढ़ रहा है क्रेडिट सेल करने से वो ज्यादा है, तो हम क्रेडिट सेल करते हैं। ठीक है, आगे अब आपको समझ में क्लियर है, ये सब इसमें होता है। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जो हमें अपना रिसीवर्स को जो टाइम पीरियड कितना अलाउ करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। अगर हमारे पास ज्यादा कर देते हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है, अभी हमने कम कर रखा है तो हमें कितना फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे हम 2 पॉलिसी डिस्कस करते हैं एक तरीके से, जो अभी इस वक्त चल रही है एग्जिस्टिंग भी, और आगे वाले फ्यूचर में जो हम कर देंगे उस हिसाब से भी हम देखते हैं कि कितना हमें फायदा हो रहा है। और फिर दोनों के नेट प्रॉफिट जो आता है उसके अकॉर्डिंग अगर जो ज्यादा होता है उस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग कर देते हैं कि हाँ इंप्लीमेंट करना सही रहेगा, ज्यादा टाइम पीरियड देना सही है या फिर नहीं सही है। या कभी कभी होता है कि उन्हें ज्यादा टाइम पीरियड दे रखा होता है लेकिन हमें लगता है कि नहीं हमारा लॉस ज्यादा हो रहा है। देखो अगर हमें लगता है कि हमारा लॉस ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बैड डेट्स पैसा ज्यादा हो रहा है, तो हमसे कम टाइम पीरियड करेंगे। और हमें लगता है कि नहीं, टाइम पीरियड हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। टाइम पीरियड अगर आपका 1 हफ्ता होता है तो जल्दी से जल्दी पैसा इंसान आपको दे देंगे 1 हफ्ता। 1 महीना होगा तो थोड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं नुकसान के, 2 महीने होंगे तो थोड़े और ज्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल, एक ऑप्टिमम पॉइंट उस जगह वो जगह हमें चाहिए होता है जहाँ पे हमारा जो कॉस्ट है वो भी ठीक ठाक रहा है और जो हमारा क्रेडिट का पॉलिसी वो भी ठीक ठाक रहा है और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। तो हमें वो एक पॉइंट चाहिए होता है। तो इसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। ठीक है, अगर इस टाइम अगर सपोज आपने 45 डेज अलाउ कर रखे हैं तो आप चाहते हो कि अगर मैं 90 डेज अलाउ कर दूंगा तो फिर कितना मेरा प्रॉफिट आएगा। तो एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी और जो आप फ्यूचर में करने वाले प्रपोज क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं उसे, उसको आप एग्जामिन करते रहते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ सही बैठ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर हम ऐसे और आगे एग्जामिन करते हैं, ज्यादा देर जैसे 120 दिन दूंगा तो कितना होगा, आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा है तो वापस हम 90 पे आ जाएंगे। फिर आपको 90 पे भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बहुत ज्यादा बैड डेट्स हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, पता चल रहा है कि जितना कॉस्ट हमने लगाया है उतना प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम डेज कम करेंगे, 90 से कम करेंगे, मतलब 60 करेंगे। इस तरीके से हम टाइम एडजस्ट करते रहते हैं। फिर हम आके एक बीच पॉइंट पे, एक स्टिक पॉइंट पे ऐसे रुक जाते हैं जहां हमें लगता है कि नहीं यही हमारी क्रेडिट पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारा जो खर्चा है वो भी सही आ रहा है, जो हमारा प्रॉफिट है वो भी ज्यादा हो रहा है और हमारे पैसे भी डूब नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है, क्योंकि जो पैसा हम इतनी बुरी तरीके से मैनेज करके लाए थे, लॉस हमें इंटरेस्ट का बियर करना पड़ रहा है क्योंकि पैसा हमारा डेटर में फंसा हुआ है। अगर आप पैसा उधार भी चलो नहीं लाए हो, अगर आपने अपना पैसा लगा रखा है डेटर में, अगर आपके पास अपना पैसा ही फंसा हुआ है, अगर आप उस पैसे को कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करते तो वो पैसा आपको कुछ रिटर्न देता लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि कितनी क्रेडिट पॉलिसी हमें अलाउ करनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड अलाउ करना चाहिए डेटर्स को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन होंगे।
तो आइए कुछ अब थ्योरेटिकल देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कौन सा ऑब्जेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टू मैक्सिमाइज करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल। अ फर्म में रिसोर्ट क्रेडिट सेल, वो क्या करती है, क्रेडिट सेल शुरू कर देती है, कौन, फर्म। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द क्रेडिट सेल गिव्स राइज टू रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल क्या करती है, हमारे रिसीवेबल्स को बढ़ा देती है। हम देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में रिस्पेक्ट में उनके बात कर रहे हैं, जहां पे 10,000 20,000 डेटर उनके घूमते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है हमारा पैसा बैड डेट्स भी हो जाते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मतलब जो पैसा हमें दे रहे हैं उसको कंपेयर करें तो हमें लगता है कि नहीं हमारा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। बैड डेट्स अगर एक दो हो जाता है तो नेग्लिजिबल मानता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी होता है कि हमें सभी लोग पैसे दे देते हैं लेकिन तब भी हमारा प्रॉफिट उतना का उतना बढ़ नहीं रहा, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसी अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करके फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम डिसीजन करते हैं। और डिसीजन, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं, जरूरी नहीं होता जो हमारे बिजनेस के लिए वो बात सेट हो रही है तो जरूरी नहीं है दूसरे बंदे के लिए भी वही बात सेट होएगी। वो खुद से अपनी सिचुएशन में फॉलो होते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि क्या डिसीजन मेकिंग करना सही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसके गाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। मैंने यहाँ पे एक बुक में से तो नहीं है क्वेश्चन, अपने पास से कुछ एग्जाम्पल ले रखा है, तो आइए अब इसे देखते हैं। जैसे सपोज अभी हम 1000 यूनिट सेल करते हैं और ये हमारी एक तरीके से एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी है, ये मान लो। ठीक है, हम 1000 यूनिट सेल करते हैं और हम चाहते हैं कि अब हम ज्यादा सेल करेंगे, मतलब और उससे ज्यादा यूनिट बढ़ा देंगे। हम सेल करेंगे 1200 यूनिट, सपोज 1200 यूनिट हम सेल करना चाहते हैं। तो सेल का प्राइस सपोज 10 रुपए है। ठीक है, तो कितना सेल होगा, 10,000, और इसमें कितना सेल होगा, 12,000। ये तो आ गया हमारा सेल, कि हमारा सेल बढ़ा। हाँ भाई, हमारा सेल बढ़ा। अब सेल बढ़ा तो कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। तो मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट है, सेल माइनस कॉस्ट, तभी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो देख पाएंगे। तो इसलिए लेस करेंगे हम खर्चों को, सेल में से माइनस करेंगे कॉस्ट को। कॉस्ट कौन है, वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्ट सपोज 7 रुपीज है, एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ पे। तो 1000 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे 1200 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 7 के हिसाब से 8400। दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 3000 और 3600। तो इसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट 2000 रुपये माने, 2000 रुपये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 2000 रुपये 1000 यूनिट बनाने के लिए फिक्स मानी जाएगी, और 1200 यूनिट भी अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए भी वो 2000 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट को भी। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट आ गया 1000 और इसका प्रॉफिट आ गया 1600। तो देखो यहाँ पे 1000 रुपये हम कमा रहे थे, 1000 यूनिट जब हम बेच रहे थे, और कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर मैंने 1200 यूनिट बेचनी शुरू करी है तो केवल 600 रुपये का हमें फायदा हुआ है। दिख रहा है आपको, केवल 600 रुपये का हमें फायदा हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है अगर हम सेल बढ़ाते हैं। कितना सेल बढ़ाया था, 200 यूनिट सेल, 200 यूनिट हमने बढ़ाया था और फायदा हुआ है 600 रुपये। ठीक है, अंडरस्टैंड। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस तरीके से ही होंगे, एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई ना कोई क्रेडिट पॉलिसी बता रखा होगा कि इतना सेल कर रहा है, इतना उसका टाइम पीरियड हम देते हैं, इतनी इतनी कॉस्ट है, तो बताओ कितना प्रॉफिट है, और अगर हम इतना अलाउ करते हैं, इतना इतना करते हैं तो कितना होगा, कौन सी इंप्लीमेंट करनी सही रहेगी क्रेडिट पॉलिसी, यही सब क्वेश्चन होंगे। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, आप चाहो तो ये कंट्रीब्यूशन वाला जो पॉइंट है यहीं तक भी स्टॉप कर सकते हो, आपको आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्यों, देखो अगर आप कंट्रीब्यूशन को देखो, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को अगर आप देखो तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 3600 है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 600 रुपये, वही सेम। और अगर आप प्रॉफिट को देखो तो वही प्रॉफिट भी वही उसी हिसाब से शो करेगा आपको जितना कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। अगर प्रॉफिट 1000 है तो कंट्रीब्यूशन, सॉरी प्रॉफिट अगर 1000 है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कितना है, 1600, 600 रुपये, वही सेम बढ़ रहा है 600 रुपये।
ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी, अगर हम कैलकुलेशन को अगर थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ना करें या आगे ना बढ़े, तो मतलब कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि हम कंट्रीब्यूशन देख के भी डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। जितना कंट्रीब्यूशन में इंक्रीजमेंट होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब सुनो, ये तो था एक फॉर्मेट करने का, क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा तरीका। बाकी अगर आपको बिजनेस के लिए डिसीजन लेना होता है तो हम इतना इतना बार बार ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशन करके नहीं देखते हैं, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। छोटा सा कैसे करते हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना है, देखो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना होएगा हमारा पर यूनिट, 10 रुपए का सेल प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट उसमें से 7 रुपए, तो कितना बचा, 3 रुपए। 3 रुपए तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 3 रुपए, 3 रुपीज। और कितनी यूनिट हमने बढ़ाई है, 1000 थी तो कितनी कर दी, 1200, यानी कि 200 यूनिट। तो 200 के 3 से गुणा लगा दो, आ गया 600। ठीक है, तो ये भी हमारा 600 ही आंसर शो कर रहा है। मतलब आंसर नहीं बता, आंसर नहीं मतलब प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, मतलब इसी पर्पज से हम डिस्कस कर रहे हैं तीनों तरीके से, कंट्रीब्यूशन भी, प्रॉफिट भी एंड यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम एक तरीके का अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट बना सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि लेना सही रहेगा, इंप्लीमेंट करना या नहीं रहेगा। एक तरीके का मैं आपको कैलकुलेशन का एक ट्रिक बता रही हूँ बस। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होंगे पेपर में और एग्जाम में और आपके 10 ईयर में बुक्स में, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। कोई ना कोई हमें क्रेडिट पॉलिसी दे रखी होगी, उसको एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी हम बोलेंगे, और उसमें बता रखा होगा कि वो क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल कर रहे हैं तो 45 से 90 डेज कर रहे हैं, या फिर अब उसको बहुत टाइट कर रहे हैं, पहले 90 थे अब 45 डेज कर रहे हैं, तो बताओ कितना होगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा ही होगा जैसे मैंने थोड़ा सा भी एग्जाम्पल देके समझाया है। पहले हम सेल लिखेंगे, सेल में से फिर सेल लिखेंगे, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को दोनों को माइनस करेंगे, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट को हम ए बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ए बोलेंगे तो उसको हम वहाँ पे एवरेज डेटर निकालेंगे पहले। अच्छा, एवरेज डेटर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है एवरेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स निकालने का, या फिर एवरेज डेटर भी बोल सकते हैं। इसको कैसे निकालता है, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड क्रेडिट पीरियड अपॉन में 360। क्रेडिट पीरियड आपको बुक में ही दे रखा होगा कि कितना क्रेडिट पीरियड हम अलाउ करते हैं, जैसे कि 36 डेज करते हैं, उसके बाद हमने से 45 डेज शुरू कर दिया, मतलब यही हमारे जो होता है क्रेडिट पीरियड कहलाता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये निकालते हैं। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम रिटर्न निकालते हैं। जैसे कि बोलेगा 16% रिटर्न चाहता है, वो 10% चाहता है, तो इसी का जो आएगा उसका ही हम रिटर्न निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखो कुल मिला के मैं एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बता ही देती हूँ। सबसे पहले हम सेल करेंगे, जो भी सेल होगी एक तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी हम बता रखा होगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी वो जो अभी हमने पॉलिसी कर रखी है, और जो पॉलिसी हम करना चाहते हैं वो होगा प्रपोज्ड पॉलिसी हमारा, वो दे रखा होगा। दोनों का सेल ये ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कम ही होगा तो बढ़ाएगा, हो सकता है बढ़ा के घटा भी सकता है, टाइट कर सकता है, ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक तो हम मतलब कॉस्ट निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होगा हमारे पास में और फिक्स्ड कॉस्ट होगा, दोनों कॉस्ट को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और इस टोटल कॉस्ट को जो हम माइनस कर देंगे सेल में से, आप इसे प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और इस टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे सेल में से तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट को हम यहाँ पे ए बोल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे, यही निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिसीवेबल्स या फिर एवरेज डाटा निकालेंगे, यही सेम फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको एवरेज डाटा निकालने के लिए, मैंने अभी आपको बताया है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई क्रेडिट पीरियड अपॉन में 360, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगी, यही आएगी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करके जो आता है। क्रेडिट पीरियड जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए तो वो लेंगे, प्रपोज पॉलिसी की बारी आएगी तो प्रपोज पॉलिसी वाले लेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट भी सेम ऐसे ही, अगर यहाँ वाला है पहले एग्जिस्टिंग करेंगे तो टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाला, क्रेडिट पीरियड एग्जिस्टिंग वाला डिवाइडेड बाय 360। प्रपोज्ड वाला करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्रपोज्ड वाला, क्रेडिट पीरियड प्रपोज्ड वाला और डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएंगे, दो अमाउंट आएंगे, एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड वाला। इसका फिर हम रिटर्न निकालेंगे, बुक में ही बता रखा होगा हमें कितना रिटर्न चाहिए, 16% चाहिए, 12% चाहिए, तो उसका रिटर्न निकालेंगे और इस रिटर्न को हम बी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो हम प्रॉफिट में से रिटर्न माइनस करेंगे दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमने ए माना था और बी माना है रिटर्न को, तो नेट प्रॉफिट क्या निकाल ले, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी करके।
तो जो A माइनस बी आएगा वो हमें देखना है कि वो ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, एग्जिस्टिंग से ज़्यादा कौन है, प्रपोज ज़्यादा है या कौन ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके गाइज, तो इसी तरीके के इसके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन करना बेहद आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। एग्जाम में चैप्टर बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, और छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 6-7 क्वेश्चंस लगभग मुझे लगता है होंगे। और इंट्रोडक्शन वीडियो तो हमारा हो ही चुका है, तो इंट्रोडक्शन बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, आसानी से हम कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आई है, कोई क्वेरी है, कोई इससे रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मेल भी कर सकते हैं, आपको मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें मेल भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपको एफएम से रिलेटेड कोई भी कैसा भी कोई भी किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के, और आपको नोट्स चाहिए या कोई और चीज़ आपको समझनी है, तो आप हमें बता सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। और हाँ, अगर आप हम लोग जो हैं इनकी थ्योरी सीरीज भी हम कर चुके हैं, सब चैप्टर की मैं थ्योरी करा चुकी हूँ, क्योंकि एफएम के एग्जाम में केवल ऐसे ही नहीं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो थ्योरी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आप चाहो तो आप देख सकते हो। प्रीवियस लेक्चर थ्योरी सीरीज आपको मिल जाएंगे, उसमें हमने एक टॉपिक करा था कॉस्ट एसोसिएटेड या कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद रिसीवर्स, इस तरीके से किया हुआ है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने थोड़ा काफ़ी अच्छे से बताया है कि रिसीवर्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं मैनेजमेंट इस तरीके से। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।